गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार जमटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश गहलोत सरकार के 3 साल, अशोक गहलोत की तीसरी पारी के 3 साल और 3 साल की उपलब्धियां, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। विपक्ष हमलावर है कि सरकार केवल अपने को बचाने में लगी रही, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। हमारे साथ राजस्थान की सियासत के 2 दिग्गज जंटी पर हैं, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री पीडी कल्ला साहब और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब। हमारे एडिटर इन चीफ एसके सुराना साहब हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। कल्ला साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। सरकार का दावा है कि बहुत कुछ दिया है और एक थी सरकार का 3 साल का जो कार्यकाल है, पहले के जो कार्यकाल रहे उससे भी ये कहूं कि आपने ये भी कहा कि बिल्कुल कुछ भी नंबर नहीं दिए जा सकते। ये आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है कल्ला साहब? आपकी आवाज आ रही है? मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। कल्ला साहब, आपकी आवाज आ रही है, मैं आप तक लौटूंगा। मैं कटारिया साहब से एक सवाल ले रहा हूं, जब तक आपके पास आ रहे हैं जी। कटारिया साहब कंटिन्यू करिए आप। तो योगेश जी, सारी देश की जनता इस बात को जानती है कि सरकार की उपलब्धियों को 2-3 जगह से आंक सकते हैं, उनका निरीक्षण कर। पहला यह कि सरकार ने किन वादों के आधार पर अपना चुनाव जीत करके जनता के इस काम पर आए। राजस्थान में केवल हमारे और उनके बीच में 50,000 वोट का अंतर और 4 बड़ी बातें कहकर के इन्होंने लोगों ने अपनी तरफ मोड़ा। किसानों का 10 दिन में सब प्रकार का कर्जा माफ हो जाएगा, उसकी अभी तक धरती पर जो स्थिति है वो। नौजवान को कहा कि आप सबको जितने पद खाली हैं उन सब पर भर्ती हो जाएगी और बजट में 1,80,000 पदों की रिक्त होने की और उनको भरने की घोषणा हुई। उसमें से अगर कोई पद, पुराने वाला नहीं, उनमें से कोई पद भरा हो तो उसकी संख्या बता दे तो समझ में आ जाए। बिजली का दाम नहीं बढ़ेगा, यह बात इन्होंने 5 साल कही और आज भी अखबार में पढ़ा कि इन्होंने कहा नहीं बढ़ाई। अब मैं कहना चाहता हूं कि 1 दिसंबर 18 का अपना बिल ले लें, आपके घर का ही ले लें कला साहब, और अभी का 21 का दिसंबर का जो बिल है या नवंबर का जो है, उसको लेकर दोनों को एक आंख से देखो तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि बिजली का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये सच्चाई है या नहीं है, ये स्पष्ट हो जाएगा। लगभग 2-2.5 लाख संविदा कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं और बाप रे 8-8 साल से उसी पर अटके हुए हैं जो पैसा उनको मिलता था। आपने घोषणा पत्र में कहा कि हमारी सरकार आते उनको पक्की नौकरी दे देंगे। आज आपने एक योजना और पकड़ा दिया कि अब हमने निर्णय कर लिया है इनको करेंगे, पर उसके लिए कोई अलग नीति बनाएंगे, उनको पक्का नहीं करेंगे। अलग कोई नीति बना करके किसी में एडजस्ट, वो भी इसलिए कि क्योंकि छाती पर चुनाव आ रहे हैं, उसको देख करके आपने उसको पूरा करने का प्रयास किया। इसी तरह से आपने ये कहा था कि हम इस पेट्रोल और डीजल के बारे में रोज हमला कर रहे हो कि केंद्र सरकार घटाए, केंद्र सरकार घटाए। केंद्र ने जो घटाना था वो सारे देश में एक साथ घटा दिया। कम से कम आप मेरे और गुजरात के बराबर तो पेट्रोल और डीजल का दाम ले आओ तो भी आपको मानेंगे, सफलता आपको मिल। एक दूसरा क्या है कि आपने पहला काम 3 साल का बजट रखा है। मैं कल्ला साहब आपको दावत दे रहा हूं कि मेरे इस उदयपुर संभाग में आपने 3 बजट में जो घोषणाएं की है उसमें से कोई एक काम जो आपने घोषित किया और जिसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक हो वो पूरा हो गया हो तो उस प्रोजेक्ट का नाम मुझे बता दो तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आपने बजट, ये बजट केवल और केवल धरती पर नहीं उतरा है, कागजों में जरूर उतरा है, धरती पर नहीं उतरा है और सरकार की सफलता इसी पर निर्भर करती है। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का जो बदतर हुआ है कि हम हिंदुस्तान में रेप की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से भी आगे निकल गए, जो उत्तर प्रदेश सबसे कई गुनी आबादी वाला है। तो आपको कटारिया साहब वापस आऊंगा आपके पास में, कटारिया साहब वापस आपके पास लौटूंगा। आपके सवालों का मैं जवाब दिलवाता हूं एक बार कल्ला साहब से। कल्ला साहब, आपने सुना अभी कटारिया साहब के सीधे आरोप हैं। आवाज ही नहीं आ रही कल्ला साहब की।
कल्ला साहब आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही, एक काम करो, आप अनम्यूट ईपी हटा दीजिए। अनम्यूट कीजिए। ईपी हटा दीजिए सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। मैं आऊंगा वापस आप तक कल्ला साहब के पार्ट पे। आ रही है क्या? हाँ आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। इनकी जी। आवाज नहीं आ रही है। जी 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 बोलिए सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी कल्ला हेलो। साहब आ रही है हेलो। सर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। आ रही है आवाज सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। उनकी आवाज उनके कान में केवल लगा दो और बोलने। ऐसा है कि कटारिया जी ने अभी जो बातें बताई, हमने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे वो करीब करीब 75% के लगभग पूरे हो चुके हैं। अभी 2 वर्ष का समय हमारा बाकी है। जहां तक इन्होंने ये कहा कि डेवलपमेंट जो है उसमें हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ा है। 5 वर्ष में बीजेपी के राज में 3000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई थी। हमने 3000 मेगावाट बिजली का नया जनरेशन करके राजस्थान को दिया है। आपने कहा कि बिजली की दरों में आप अच्छी तरह से पढ़ के देखें, कंफ्यूज नहीं करें। कृषि बिजली की दरें 5 वर्ष तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, उसमें हमने एक नए पैसे की वृद्धि नहीं की है। कर्ज माफ करने की बात थी, सहकारी बैंक और हमारे जितने भी आपका लैंड मॉर्गेज बैंक है इनके कर्जे माफ कर दिए गए। केंद्रीय सरकार से संबंधित जो कमर्शियल बैंक के हैं उनके कर्जे केंद्र सरकार माफ करती है, फिर भी हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार से इस संबंध में बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार के कर्जों को माफ करने का वायदा हमने नहीं किया था। इसके अलावा इन्होंने कहा जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो काम कर रहे हैं संविदा कर्मी, उनके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने तो 5 साल तक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, 5 साल तक कोई रिपोर्ट नहीं दे सकी। हमारे यहाँ तो एक आदेश हमने हमारे मुख्य सचिव से निकाला, जिस विभाग में नई वैकेंसी निकलेगी उसमें संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक दे करके हम उनको नियमित करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल डिपार्टमेंट ने 10,000 लोगों को नियमित नियुक्तियां संविदा कर्मियों को दे दी है और ये का ये क्रम आगे की तरफ जारी रहेगा। आपने कहा कि नौकरियां जो है 1,80,000 को देनी थी, 1 लाख के लगभग नौकरियां दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 1 लाख लोगों को नौकरियां दे दी है। और अभी रीट का परिणाम हाई कोर्ट में एक कोई पेशी होने के बाद शायद उसका निर्णय आ जाएगा, तो 30,000 अध्यापकों को हम और नौकरी दे देंगे। इसके अलावा 2 वर्षों में जितने लोगों को और पद खाली हैं उनको भरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि उदयपुर में इन्होंने कहा कि कोई भी 5 करोड़ का भी काम करे, अरे जल जीवन मिशन में 5-5 करोड़ की अनेक योजनाएं स्वीकृत हुई है, वो कंप्लीट होंगी। जल जीवन मिशन में हमारी भारत सरकार से बातचीत चल रही थी, उसमें यह था कि राजस्थान को 2013 से पहले 90% सामान्य क्षेत्र में और रेगिस्तान में 100% हमको 100% अनुदान मिलता था, वो भारत सरकार ने 45% कर दिया। उसके लिए आपको बोलना चाहिए था। और आप ये कह रहे हो कल्ला साहब, एक सवाल है मेरा, 5-5 करोड़ की योजनाएं, तो कई करोड़ों की योजनाएं आपके खाली जल जीवन मिशन में हमने मंजूर की है, वो आने वाले 2 साल में कंप्लीट होकर के आपको तैयार मिल जाएंगी। अनेक सड़कें आपके यहाँ बनी हैं, अनेक कॉलेज खुले हैं। इवन आप ये देखेंगे कि राजसमंद में किरण माहेश्वरी जी के नाम से कॉलेज खोला गया। 123 कॉलेज पूरे राजस्थान में खोले गए। आपके पूरे बीजेपी का जब से राजस्थान में शासन रहा है, आप बता दिए कि आपने कितने कॉलेज खोले। तो कोविड के रहते हुए भी मेरा कल्ला साहब एक सवाल है, प्रोग्रेस आगे बढ़ा है। आज जल जीवन मिशन में हम 2024 तक 1 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नौकरी दे देंगे। और कल्ला साहब एक सवाल है मेरा, कल्ला साहब एक सवाल है, प्राइमरी स्कूल खुले हैं, मिडिल स्कूल खुले हैं,
सेकेंडरी कल्ला स्कूल साहब एक है, सवाल है, सीनियर कल्ला हायर साहब सेकेंडरी एक स्कूल सवाल है है, मेरा, क्या क्या नहीं काम हुआ? जो काम आपने 15-20 सालों में नहीं किया वो हमने कल्ला साहब 3 एक साल में सवाल है करके मेरा, दिखाया है। साहब थोड़ा कल्ला साहब सा एक सवाल है, शांति से कल्ला सुनो, साहब एक सवाल है मेरा, शांति से जवाब देखिए दो। मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ कि 1,80,000 जो वैकेंसी 3 बजट में घोषणा की हर साल आपने, उसमें से कितने बच्चे, उसमें से पुरानी वाली वैकेंसी में से नहीं, अभी जो आपने घोषित किया उसमें से कितनी भर्ती हुई वो बता दो। एक उदयपुर डिवीजन में 5 करोड़ से बड़ी योजना जो इन 3 बजटों में घोषणा की, उसमें से कोई जमीन पर पूर्णता आ गई हो तो उसको बता दो। कटारिया साहब मैं वापस ले रहा हूं, कटारिया साहब आपके सवाल को मैं रिपीट कराऊंगा। यहां सवाल यह है कि अनाउंसमेंट चाहे आपके वक्त के हो चाहे वर्तमान सरकार के वक्त में हो, डिस्पेंसरी हो या फिर पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनाउंसमेंट बहुत सारे किए जाते हैं, उनकी बुकलेट भी छपती है, अपने अपने क्षेत्र में विधायक उसको सर्कुलेट भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम कभी उस चीज की मॉनिटरिंग करते हैं कि वास्तव में हमने घोषणा कर दी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, स्टाफ क्या होगा। एक बड़ी बात ये निकल के आ रही है, मैं ये वो चर्चा कह रहा हूं कि चौराहे की चर्चा, आम लोग जानना चाहते हैं कि घोषणाओं के साथ साथ हम लोग उसको अमली जामा कब पहनाएंगे। दूसरा, कल्ला साहब एक सवाल है मेरा, 29 दिसंबर 2018 पहली कैबिनेट हुई थी, आपके मैनिफेस्टो को उसमें रखा गया था और यह कहा गया था कि इसी को आधार बना करके हम विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। अभी 30 सितंबर को जो आप लोगों ने जारी किया डॉक्यूमेंट, उसमें यह कहा गया है कि 65% काम पूरे हो चुके हैं, 30% पाइपलाइन में है, जो 2022 के आखिरी तक हम कंप्लीट कर देंगे। 2023 में जब पब्लिक के पास जाएंगे तो उनके व्यूज लेंगे कि आपकी क्या कमी रही है वो बताइए, हम 1 साल में वो भी दूर कर देंगे। अभी कल्ला साहब जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक 13 जिलों की एक योजना बनाई आप ही ने, 37,000 करोड़ की, ये दोनों से सवाल है मेरा, 37,000 करोड़ की 13 जिलों की पेयजल योजना, वहां के लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? कल्ला साहब राजस्थान में बैठे हुए, कटारिया साहब दिल्ली में बैठे हुए, सिर्फ इसी में अटका हुआ है 37,000 करोड़ रुपए। मिल पाएगा आपके कार्यकाल में पानी उन लोगों को? निश्चित रूप से पानी मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 20 लाख घरों को जल के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। 2024 से पहले लगभग 1 करोड़ परिवारों को जल के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि कटारिया साहब अपने प्रभाव का उपयोग करें। गजेंद्र सिंह जी राजस्थान के हैं, जिस योजना के लिए 100% अनुदान केंद्र सरकार पेयजल के लिए देती थी और 90% सामान्य क्षेत्र के लिए देती थी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो अनुदान बिल्कुल 45% कर दिया और O&M का खर्चा हमको राजस्थान को देना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को तो मात्र केवल 45 की जगह 37 या 35% खर्चा देना है, बाकी तो सब राज्य सरकार के ऊपर भार है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में जो आपने 37,000 करोड़ की योजनाएं बताई है वो सब अमली जामा पहनेंगी और राजस्थान पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूरा करेगा। मैं आऊंगा, सुराना साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार में, सुराना साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सरकार कोई भी हो, बेशक अपोजिशन या सत्ता पक्ष अपने अपने दावे करते होंगे, इसे खारिज नहीं किया जा सकता कि विकास के पथ पर हर सरकार होती है, क्योंकि हर 5 साल में उनकी जवाबदेही जनता के बीच एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की, पूरे देश और दुनिया के सामने कोरोना एक बड़ा हर्डल रहा, जिसकी वजह से काम काज सब प्रभावित हुए। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि हाँ, ये सफर ज्यादा अच्छा रहा और 2 साल में सरकार को भी इस पथ पे अपने रथ को आगे बढ़ाना चाहिए? योगेंद्र जी, इस सरकार के 3 साल हुए हैं, उसमें 2 बड़ी बाधाएं सरकार के सामने आई। एक तो कोरोना के रूप में, जिसमें सारा सरकार का अटेंशन कोरोना की तरफ करना पड़ा, कोई चॉइस भी नहीं थी, पूरे देश को ही करना पड़ा। दूसरी जो बहुत बड़ी हर्डल आई वो थी सरकार बचाने वाली। उसमें भी कई दिनों तक सरकार जो है बिजी रही केवल अपनी सरकार की कुर्सी बचाने के चक्कर में, उसमें भी बहुत सा डिस्टरबेंस हुआ। इसके बावजूद सरकार ने कोरोना में ठीक ठाक काम किया। हो सकता है थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, जो लास्ट माइल की प्रॉब्लम थी उसको और बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल सरकार की, इवन प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा की थी। तो कोरोना में इनका कार्य अच्छा रहा, कंसिडरिंग कि ये इतना बड़ा राज्य है, दूर दराज लास्ट माइल की प्रॉब्लम भी साधारण राज्यों गोवा जैसी नहीं है। आपके कई ऐसे गांव ढाणियां हैं जहां पे ऊंटों से जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी सरकार का इस मामले में कार्य अच्छा रहा। लेकिन ओवरऑल जो सरकार की एक लास्ट माइल डिलीवरी वाली जो इशू है
वो हमेशा की तरह इस बार भी काफी उस पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया जा सका। कल भी हम लोगों ने मेडिकल की चर्चा की थी, उसमें भी यही वाली प्रॉब्लम उभर के आ रही है कि जहां तक शहरों का सवाल है, जहां तक विजिबिलिटी है, मीडिया की विजिबिलिटी है, वहां तक तो चीजें ठीक लगती है, लेकिन जहां आप उससे नीचे जाते हैं तो वहां पर अभी भी स्थिति काफी गंभीर रहती है। मेडिकल की ले लीजिए या शिक्षा की ले लीजिए, जो शहरों की तरफ या जब महात्मा गांधी स्कूल खुले इंग्लिश मीडियम, वो सब तो बहुत अच्छे हैं। इवन प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने प्राइवेट कॉलेज स्कूलों से नाम कटवा करके टीसी लेकर के जा रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट जो और स्कूल है जो कि एकदम गांव ढाणियों में स्कूल है, जहां पर कि एकदम इवन सफाई तक नहीं होती है। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ के बिल्डिंग जर्जर हो रहे हैं। ऐसे स्कूलों पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे पीएचसी सीएचसी जहां पर के इक्विपमेंट नहीं है, एएनएम नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज जो उभर कर आ रही है वो लास्ट माइल का जो है, जो पत्ते हैं, आप जड़ को मजबूत करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्तों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो वो पीले पत्ते रहेंगे तो वोटर्स तो उन गांवों में ही बैठे हैं, तो आपको उसका सही लाभ तभी मिलेगा जब आप पत्ते भी हरे होते हुए नजर आएंगे। जी योगेंद्र जी, ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। हम वर्षों से देखते हैं कि यूनिवर्सिटी तक के अनाउंसमेंट होते हैं और उनको एक एक कमरे में चला देते हैं। ये मुझे लगता है कि शिक्षा के साथ बहुत बड़ा एक मजाक है। क्या लगता है आपको, अनाउंसमेंट के साथ साथ हमें बजट तय करने की परंपरा डालनी चाहिए कि हाँ इतना पैसा लगा रहे हैं और पहले साल में इतना होगा, दूसरे में इतना होगा, और 3 साल में हम जो दावा कर रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो पाएगा? तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी हो। पूर्ववर्ती सरकार ने करीब 20,000 स्कूलों का मर्ज किया और वर्तमान सरकार उनको ओपन कर रही है। ऐसे अगर हम बात करें कि निकाय और पंचायत राज में एजुकेशन की जो बाध्यता थी उसे वर्तमान सरकार ने खत्म किया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमें मूल रूप से जोड़ना चाहिए, उसे आइडियोलॉजी या सरकार की अहम से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, मूल रूप से बात ये उपलब्धियों की बात नहीं करनी चाहिए। बात ये कहनी चाहिए कि हमने घोषणा ये की, फिर हम कितनी हासिल कर सके हैं, हमारी ये कमियां रह गई हैं, उनको हम पूरा करने की चेष्टा करेंगे। आवाज आ रही है जी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। किसी के यहाँ पे आवाज आ रही है लेकिन कोई टीवी म्यूट कर दें। टीवी उपलब्धियों की बात नहीं, खामियों की बात होनी चाहिए कि ये एक खामी रह गई, हमने कहा था। जैसे मैं समझता हूं कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था इलेक्शन के वक्त में, और जिसको मुख्यमंत्री बाइबल या सब कुछ बता करके और नौकरशाहों को सौंपते हैं कि आप इन सबको समझिए, हमारे आदेश हैं, हमारे लक्ष्य यही है। उनमें क्या क्या पूरा हुआ और क्या क्या पूरा नहीं हुआ, ये तो उपलब्धियां तो आप बता रहे हैं कि हाँ हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसकी चर्चा होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर नहीं हुआ की चर्चा अगर हो तो उसके बाद में न प्रतिपक्ष को कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, सामान्य जन कहेगा कि नहीं नहीं अब ये इससे ज्यादा हो गया है। तो उपलब्धियां तब होती है जब सामान्य जन चर्चा करता है। लेकिन जहां तक देख रहे हैं प्रायोरिटीज आपकी बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। कोरोना का आपने बहुत बेहतरीन मुकाबला किया, इसमें भी कोई शक नहीं। जिस तरीके से आपकी स्वास्थ्य सेवाओं ने काम किया उसकी सब लोगों ने तारीफ की, केंद्र सरकार ने भी तारीफ की, यानी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी समस्याएं भी है। आपकी ब्यूरोक्रेसी को जितना कमिटेड होकर के काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा, हर जगह से शिकायत आ रही है। जयपुर की कॉर्पोरेशन को हम अगर देखते हैं तो पता लगता है कि किस तरीके से गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो मेरा ख्याल है कि अपनी पार्टी को इन सब कामों में लगाना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। उनके कार्यकर्ताओं को इनकी देखरेख करनी चाहिए कि जो कुछ हम जनता से कह के आए थे वो हुआ या नहीं हुआ, और उनके माध्यम से ही जो बात सामने आए वो उपलब्धि है और वही खामी है। हो ये रहा है कि राज्य सरकार ने भी जैसे ये परंपरा 1 साल पे 2 साल पे 3 साल पे जितना कुछ किया कि हमने ये हासिल कर लिया, इससे नहीं। मैंने देखा है, मैंने बंगाल का बजट, बंगाल के अंदर से घोषणाएं देखी, एक जगह मैंने केरल में घोषणाएं देखी हैं। वो लोग कहते हैं हमने इतना वादा किया था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारी खामियां, हम इसको पूरा करेंगे। तो इससे एक आश्वासन मिलता है और इससे उपलब्धियां अगर आप बताए जाएंगे तो फिर खामियों की चर्चा कौन करेगा? खामियों की चर्चा करना चाहूंगा ओम जी, एक बात कहना चाहूंगा कि खामियों की चर्चा होनी चाहिए। मेरे को एक बहुत अच्छी बात ध्यान है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए थे तो लाइबिलिटीज की उन्होंने बात की थी और एक बात कही थी कि राजनीतिक दलों में सरकार चाहे किसी की भी हो उसको जनता के बीच जाना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी लेती है। अभी कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने एक बात कही पार्लियामेंट में, उनका ये कहना था कि मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का हो क्योंकि जनता उस पर भरोसा करके वोट डालती है और अगर वो नहीं होता है तो उससे बड़ी कोई चीटिंग नहीं हो सकती, यानी कि वो उसके साथ में धोखा कर रहा है।
तो क्या वास्तव में एक देश में एक नई बहस होनी चाहिए? और दूसरी बात, जैसे सोशल ऑडिटिंग हम करवाते हैं पंचायतों के काम की, पंचायत में ग्राम सभाएं जो होती हैं, क्या वास्तव में ऐसा कोई सिस्टम देश में लागू होना चाहिए कि असेंबली में भी जो अनाउंसमेंट होते हैं कि पूरे हुए कि नहीं हुए, दावे कोई भी कर सकता है, लेकिन धरातल पे कितने उतर पाते हैं? अभी हमारे साथ दो दिग्गज बैठे हैं जिन्हें राजनीति का दशकों पुराना एक लंबा अनुभव है। मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में से कोई बड़े ज्यादा सीनियर कोई नेता होंगे। कल्ला साहब कह रहे हैं, क्योंकि कल्ला साहब पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी कई चीजों को स्वीकार करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, उन्हें दूर करेंगे। ऐसे कटारिया साहब भी बेबाक बात बोलते हैं, चाहे गृह मंत्री रहे हो, जो चीज नहीं हुई तो नहीं, उन्हें स्वीकार भी किया विधानसभा में भी। लेकिन अभी बहुत सारा पैटर्न बदल रहा है। कोई नेगेटिविटी को सुनना नहीं पसंद करता है, कोई सच्चाई सुनना नहीं पसंद करता है। तो फिर यकीन कैसे किया जाएगा जो हमने कह दिया वो सही है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, राजस्थान की राजनीति की और देश की राजनीति को इनसे बेहतर शायद कोई देखने वाला और जानने वाला नहीं है, और सुधार का सिलसिला कहीं से प्रारंभ होना चाहिए। ये दोनों नेता ही अगर इस बात पर यकीन कर लें कि हमने जो वादे किए थे और प्रायोरिटी के मुताबिक जो हो जाने चाहिए थे वो हुए या नहीं हुए, अगर इस तरीके से जांच करके दोनों के स्वर से कुछ सामने आता है और ये समझे कि हमारे प्रदेश का विकास हुआ या प्रदेश में जो योजनाएं लागू होनी चाहिए थी वो हुई या नहीं हुई, इसमें सहमति के स्वर आने चाहिए। इतना हुआ, इतना नहीं हुआ है, ये नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा संकट है। बिल्कुल जी। कटारिया साहब, सरकार के 3 साल है, अवसर चाहे किसी की सरकार के, लेकिन एक मैं चाहता हूं जन टीवी के प्लेटफॉर्म में एक नई बहस को हम पैदा करना चाहते हैं। क्या वास्तव में आप कह रहे हैं जो दावे उन्हें खारिज कर रहे हैं, कल्ला साहब कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है? क्या सिस्टम होना चाहिए कि जनता के गले उतर सके कि हाँ सरकार ने जो दावा किया था इतना काम ये पूरा हुआ है जो कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट में? क्योंकि अगर सरकारी डॉक्यूमेंट या विज्ञापन इश्तिहार कोई छपता है सरकार के जरिए तो जनता उस पर भरोसा करेगी। क्या सिस्टम होना चाहिए जिसके लिए कहा जा सके कि हाँ जो कहा वो किया? योगेंद्र जी, मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ कल्ला साहब को कि आपने ये कहा था कि हम सब बेरोजगारों को भत्ता देंगे या नौकरी देंगे। आज की तारीख में मेरे विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में आया 1,62,000 लोगों को आज की तारीख में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। पिछली सरकार का इसमें से कितना है? तो 85,000 तो पिछली सरकार का है। तो ये जो बचा हुआ है 62 से 85 निकाल दो, इतना ही आपकी उपलब्धि थी ना। मैं जो बात कह रहा हूँ कल्ला साहब, मेरी बात को आप अदरवाइज मत लो। ये जो जल जीवन मिशन आपने 54 साल तक राज किया दिल्ली में, क्या ये जो केंद्र की सरकार ने अभी घर घर टूटी पहुंचाने की योजना अगर शुरू नहीं करते तो आप ये क्या 20 लाख कनेक्शन पहुंचा देते और 1 करोड़ पहुंचा दोगे? और अगर राजस्थान में देते हैं पैसा तो हिंदुस्तान में भविष्य की राखियों को भी वही देना पड़ता है ना। और आपको जो जीएसटी काउंसिल में आप सब लोग थे और आपकी सहमति से आपको 41 पैसे का जो हिस्सा राशि मिली थी वो बढ़ा करके 42 हुई है। मैं सोचता हूँ सरकार ने सबके साथ एक साथ, और मैं ओम जी भाई साहब की बात को इतना कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया इन्होंने कोविड में। मुझे केवल इतना जवाब दे दे कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ देश में। राजस्थान को जनवरी में कितना मिला, फरवरी में कितना मिला, और मार्च 31 तक इनको 1,05,00,000 डोज मिल चुकी थी। उस समय तक ये केवल 57 लाख लगाए और बाकी पड़ी रह गई इनके पास। और उसके कारण से दूसरे फेज की जो समस्या आई थी उसका अगर जनक कहीं है तो ये गलती है। अगर हो जाता तो जैसे अभी अपन दूसरे फेज के बाद तीसरे में काफी बच गए, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन काफी अच्छे ढंग से हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अगर आपने सारे कॉलेज खोल दिए बहुत अच्छा है, एक मास्टर भी लगाया है क्या? वो उसका नाम बता दो। वही सवाल है मेरा, कटारिया साहब वही सवाल है। तो सिस्टम होना क्या चाहिए? सिस्टम क्या होना चाहिए कि सरकार का जो दावा किया जा रहा है उस पर जनता भरोसा कर सके? देखो, बजट में हमेशा जब घोषणा होती है कॉलेज खोलने की तो उसके साथ बजट का प्रोविजन बिल्कुल होना तो यही चाहिए कि आप अगर किसी मत का अनाउंस कर रहे हैं तो उसको पैसे भी तो उसमें तब्दील करिए कि हाँ पैसा भी देंगे हम। जी, मैं चलिए आपके आरोप जो हैं उनका मैं जवाब दिलवाता हूँ एक बार कल्ला साहब से। और बजट में एक पैसा भी नहीं रखा तो कहां से आएगा? केवल बजट घोषणा नहीं करी। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है कल्ला साहब, मैं कल्ला साहब से जवाब दिलवाता हूँ। कल्ला साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल कंटिन्यू करिए। देखिए, माननीय कटारिया साहब ने
जो जल जीवन मिशन के बारे में, ये तो एक कहानी कि हम लोग भारत सरकार से बात करेंगे कि जो राजस्थान की एड कम हुई है उसको पूरा करेंगे, उल्टा उसको उलझा रहे हैं। अरे जिस योजना में जब से आजादी से लेकर आज तक हमको 90% 100% एड मिलती थी, उसको भारत सरकार ने कम कर दिया। और जो आप योजनाओं की बात करें तो सेंट्रल स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्ड स्कीम में जहां पहले 90% एड मिलती थी, 70 और 80% एड मिलती थी, उनको प्राय 50-50, 45-45, 60-40 इस तरह से कर दिया। जहां तक इन्होंने टीकों की बात की है, राजस्थान में तो बराबर टीकों का हिसाब हर दिन दिया गया है। हर टीकों का तो जवाब दिया गया है। और वैक्सीनेशन का काम राजस्थान 10 साल में आपने हुआ है। 90% तो फिर ये कनेक्शन क्यों नहीं हुए? आपने बेरोजगारों, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात थी। माने जितने लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए राजस्थान में अप्लाई किया है, उदयपुर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, समस्त बेरोजगार लोगों को जो भत्ता प्राप्त करने योग्य थे उनको हमने बेरोजगारी का भत्ता दिया है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट हो तो आप मेरे पास भिजवा दें, मैं उनका और शुरू करवा दूंगा जिसने अप्लाई नहीं किया है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि कॉलेज में लेक्चरर्स की बात है, सारी जगहों के ऊपर समानीकरण के आधार पर कॉलेज में लेक्चरर लगाए गए हैं और जो लेक्चरर की कमी है उसको निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं वो इसकी पूर्ति कर रहे हैं। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि राजस्थान में एक साथ 123 कॉलेज खुले जो 20-20 साल में 25-25 साल में नहीं खुले। जहाँ टीचर्स की बात आप करते हैं, टीचर्स के लिए हमने अभी जैसा बताया था 30,000 अध्यापक 3rd ग्रेड के हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम भर्ती करेंगे। हमने प्राध्यापकों की भर्ती की है, व्याख्याताओं की भर्ती की है, 2nd ग्रेड के जो हमारे टीचर्स हैं उनका प्रमोशन किया है और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए हैं पहली बार। इससे राजस्थान का नामांकन 10 लाख लोग सरकारी स्कूलों में पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा भर्ती हुए हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जहां तक आपने ओम जी ने जो प्रश्न उठाए, निश्चित रूप से कोई ऐसी संस्था हो जो घोषणा पत्रों की एक तरह से जांच करे। हम कह रहे हैं कि हम 70% से ज्यादा घोषणा पत्र के जो वायदे थे पूरे कर चुके हैं, 2 वर्ष हमारे पास बाकी है। जहां तक हम केवल पीछे हैं उनमें जिसमें हमारे जैसे कुछ बोर्ड बनने हैं, वो बोर्ड अति शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी वो बोर्ड अलग अलग विभागों के बोर्डों का गठन होगा। इसके अलावा जो कुछ ऐसे काम हैं जो निरंतर 5 वर्ष तक चलते हैं, तो उन 5 वर्षों में 70% तो काम उनके हो गए, 30% हम 2 सालों में पूरा कर देंगे। मैं तो कहता हूं कि गुलाब चंद जी खुद ही विधानसभा से चलेगी तो बता दें कि हमने 70% जो वायदे पूरे किए उनमें कौन सा वायदा पूरा नहीं किया, हम आपको जवाब दे देंगे। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बात कर रहे हैं। हमने जो किया है वो एक तरीके से उसको कथनी और करनी में हमारा कोई अंतर नहीं है। हमने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। जी सुराणा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, मैनिफेस्टो संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन एक परंपरा चल चुकी है कि हम जनता के बीच जाएंगे तो हम ये काम करेंगे, और बात केवल पार्लियामेंट या असेंबली की नहीं, अब तो नीचे सरपंच तक मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं। जनता उस पर भरोसा भी करती है कि उसे बहुत व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है। क्या सिस्टम होना चाहिए कि उसकी मॉनिटरिंग हो सके, क्योंकि आज ग्राम सभाएं होती है पंचायत स्तर पर, जो ग्राम इकाई है वहीं से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन ऊपर के स्तर पर क्यों नहीं? अगर बाध्यता कोई पैदा होती है तो पंचायत स्तर पे, आपको एजुकेशन सिस्टम अगर वहां पे लागू करना है तो ऊपर क्यों नहीं? क्या वास्तव में मैनिफेस्टो के लेके कोई ऐसी कवायद होनी चाहिए कि सरकार अगर दावा कर रही तो उसकी भी मॉनिटरिंग हो कि हाँ बिल्कुल ये काम हुआ कि नहीं हुआ? योगेंद्र जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैनिफेस्टो जारी करते समय क्या कोई डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं। आज आप देख रहे होंगे कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हर कोई जाकर के कुछ भी अनाउंस कर दे रहा है कि मैं 5,000 रुपया महीना दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं ये फ्री कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं सारे ऋण माफ कर दूंगा। तो कैसे ही करके उनको वोट लेना है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। उनके ऊपर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि अगर आपने नहीं किया तो आपकी सदस्यता चली जाएगी या आपके साथ ये हो जाएगा, पार्टी को इतना जुर्माना देना पड़ेगा।
तो राज्य केंद्र स्तर पर ऐसी कोई लॉ बनना चाहिए या कोई ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए कि आप अगर कोई वादा कर रहे हैं तो उसकी पूरी गणित समझाएं इलेक्शन कमीशन को, और जो राज्य का एग्जिस्टिंग बजट घाटा है उसको आप ज्यादा से ज्यादा 5% से या 2%, जो भी निर्णय होता है प्रवर समितियों में चर्चा करके, कोई एक लिमिट होनी चाहिए कि आप जैसे फिस्कल एक्ट आया था यशवंत सिन्हा जी के समय में, उससे बहुत सारा जो अनुशासनहीनता होती थी वित्त से संबंधित, काफी कुछ रोक लगी उसपे। तो वैसा ही कोई मैनिफेस्टो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट आना चाहिए जिससे कि मैनिफेस्टो जो कोई जारी करता है तो कुछ भी हवा में नहीं जारी करे। अभी गोवा में जाके कोई कुछ भी बोल रहे हैं, पंजाब में कुछ भी बोल रहे हैं, एक ही उद्देश्य होता है कि बाद में अगर नहीं किया तो हमारा तो कुछ होगा नहीं। तो पहला सुधार तो मैनिफेस्टो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के रूप में होना चाहिए। दूसरा सुधार होना चाहिए कि आपने जो दिया, हो सकता है कई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस से कुछ चीजें आपकी नहीं होती है, तो उसके लिए आप किसी को दंडित नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे साल बीतता है, ऐसा जैसे कि आप जब आईटी का युग आ चुका है, ऑनलाइन आप ऐप डेवलप कर रहे हैं, ऑनलाइन आपकी सारी चीज सूचना का अधिकार है, सब कुछ है, तो मैनिफेस्टो एक साइड में होना चाहिए विभाग का, उसके सामने आपने जो कर दिया उसका लिंक होना चाहिए, जिसको कोई भी जनता जाकर के क्लिक करे तो उसका प्रूफ सहित कि आपने ये वाला स्कूल खोलना था तो वो वहां जाकर क्लिक किया तो आपके वहां दिख गया कि ये स्कूल इस नोटिफिकेशन के तहत ऐसे खुल गया और ये इसका फिजिकल फोटो है। तो इस तरह की चीज अगर होने लगेगी तो एक तो डिसिप्लिन बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, और एक बहुत ही गुणात्मक सुधार जो किसी भी पार्टी का राज हो देश में, प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। जी योगेंद्र जी। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार के 2 साल बचे हुए हैं और सरकार के लिए राहत की बात यह है कि 2-3 साल पूरे होने के साथ ही कि अमित शाह जब आके गए तो कह के गए कि गहलोत साहब आप काम करिए, आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्यों अक्सर ये चर्चा होती है कि सरकार गिराने की कवायद चल रही है, तो अब बचे जो 2 साल हैं, सरकार को वास्तव में किस सेक्टर को फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुराणा जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि सोशल ऑडिटिंग का बड़ा बेहतरीन एनजीओ काम करने लगे थे, उनको बंद किया गया है, उन पे कई आरोप लगा के कर दिया। तो सोशल ऑडिटिंग करने वाले, क्योंकि समाज सूचना का अधिकार आपने हासिल किया ना, ये एनजीओ के माध्यम से हासिल हुआ है, वरना इसकी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो उस तरीके से कभी वकालत की नहीं जिस तरीके से एनजीओ ने की है। और इसी तरीके से अगर ये ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाए और साथ साथ में चुनाव आयोग अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसा करे, किस तरह की अनायास निरर्थक घोषणाएं, हवाई घोषणाओं पर नियंत्रण हो सके, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। और इन दोनों दलों के जो नेता बैठे हैं, इनके पास में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, किस बात को अपने दल में और दूसरे लोगों को कन्वे कर सकते हैं, मजबूती से इस बात को रख सकते हैं, जिससे कि राजनीति में बेसिक सुधार आए। अब 2 साल बचे हैं राजस्थान सरकार के पास में, अभी इसमें जो कुछ बड़ा तेजी से, देखिए मुझे याद है कि भैरव सिंह जी शेखावत जब 53,000 करोड़ के उसमें ऋण में चल रहे थे कि राज्य पर इतना उधार है, तो अशोक जी ने बड़ी आलोचना की थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद में ये तो हकीकत बन गई कि विकास के लिए आपको पैसा लेना पड़ता है और उसको फिर चुकाना भी पड़ता है, तो वो चुक नहीं पाता है, उस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो राज्य अपने सारे खाते ठीक रखे, उसके लिए जरूरी है। जैसे अभी तेल का जो सिलसिला चल रहा है, गुलाब जी भाई साहब बोल रहे थे कि उधर केंद्र ने तो कर दिया तो फिर राजस्थान सरकार को भी करना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र अगर चाहे तो ये संकट बिल्कुल समाप्त हो सकता है, लेकिन केंद्र उन कंपनियों को क्यों इतनी मदद कर रहा है जो तेल का सारा धंधा करती हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की है, उनको तो नियंत्रित किया जा सकता है ना। उनको कहा जा सकता है कि जिस मूल्य पे आप प्राप्त कर रहे हैं उस पर लाभ कम, और उस पैसे को वो कंपनियां तो बड़ा पैसा इकट्ठा करके और बड़ा बड़ी हो रही है, और सामान्य जन जो 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था आज 1,000 रुपए में ले रहा है। तो ये आप दोनों की समस्या है, ये सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं है। राजस्थान के जो दोनों लीडर बैठे हैं, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, इन दोनों को ही ये करना पड़ेगा कि सामान्य जन को 400 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको मजबूत संबंधों की जरूरत नहीं है, राजस्थान के आदमी के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। आप दोनों हितैषी हैं, आप दोनों ने, आपकी पार्टियों ने इसी तरीके का मैनिफेस्टो बनाया जिससे कुछ हासिल हो नहीं रहा। जी, समय कम है कटारिया साहब, लेकिन चलते चलते आपसे और कल्ला साहब से एक छोटा सा सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा जिसका जवाब नहीं आया। सुराना साहब ने और जो ओम सैनी साहब ने आगे बढ़ाई उस बात को। कटारिया साहब, क्या चाहिए कि मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी जारी कर देती है, इलेक्शन होते हैं, कोई कुछ भी घोषणाएं कर रहा है, ये फ्री देंगे हम, ये बांट देंगे, वो बांट देंगे, ऐसे ऐसे घोषणाएं सुनते हैं कि लोग अचंभे में रहते हैं कि मैं हवाई जहाज से सफर करा दूंगा पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। क्या वास्तव में इस पे कुछ लगाम लगना चाहिए, क्योंकि जनता यकीन करती है? निश्चित रूप से घोषणा पत्र ढकोसला नहीं होना चाहिए।
जी और उसके लिए जैसा कहा कि कोई कानूनी प्रावधान डालना चाहिए ताकि कम से कम जनता के साथ धोखा नहीं हो। मैं इस पक्ष में। अभी कल्ला साहब ने कहा कि हमने 70% बातें पूरी कर ली। ये तो आपकी मेहरबानी है, आपने 90% नहीं कह दिया। कृपा करके 70% का आंकड़ा जो है ना मिला करके एक जारी कर दो फुल लिस्ट। ये हो गया इसलिए ये 70% हो गया, ये बेकार की बात है। आज राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल अगर कहीं है तो राजस्थान में है, और उसका कारण यह है कि सबसे ज्यादा दुनिया में हिंदुस्तान मेहरबानी से है, आपके पास है। एक मिनट समझ लो, केंद्र की तो सब पे बराबर जो भी उनकी चूक लगती है वो उन्होंने सामान लगा रखी है। आप तो कम से कम मेरे गुजरात में 12 रुपया कम में पेट्रोल मिलता है, 95 रुपया लीटर, और आपके यहाँ 160 में मिलता है। मध्य प्रदेश और से सस्ता है डीजल और पेट्रोल राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेकारी कहीं है तो 27% आपके राजस्थान में है। सबसे ज्यादा बलात्कार कहीं है तो हिंदुस्तान में नंबर 1 पर राजस्थान है। ये आंकड़ा सही नहीं है, ये इसमें यूपी और बिहार हमसे आगे हैं। की घोषणा तो की, लेकिन जमीन पर आपका अधिकारी और आपका स्टाफ उतार नहीं सका। इस सच्चाई को स्वीकार करो। केवल और बातें करके 70% 80% आपकी मर्जी हो जो कह दो, लेकिन वो बच्चा जानता है जो कॉलेज में एडमिशन ले लिया ना, उसको पढ़ाने के लिए वहाँ मास्टर हैक नहीं है, वो केवल परीक्षा अपने बलबूते पर देकर पास हो रहा है। ईमानदारी से उसका विश्लेषण करो तो समझ में आएगा उस बच्चे के साथ दगा हो रहा है, क्योंकि जिस टीचर के बिना वो परसेंटेज देगा ना वो जिंदगी भर तक रोएगा उन परसेंटेज को लेकर के। कॉलेज कम खुले तो चलेगा, लेकिन बिना अध्यापक के कॉलेज चला करके बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हो। चलिए मैं माफी चाहूंगा कटारिया साहब, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। चलते चलते मैं 30 सेकंड में कल्ला साहब आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में मैनिफेस्टो अक्सर से लागू हो, इसकी कोई बाध्यता होनी चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए? निश्चित रूप से हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं वो निश्चित रूप से लागू होने चाहिए, और कोई ऐसी संस्था उसका मूल्यांकन करके जनता के सामने पेश करे कि कितने कितने मैनिफेस्टो में कौन से सूत्र पे पालन किया, किस पे नहीं किया। जहां तक इन्होंने डीजल और पेट्रोल पे बात कही ना, राजस्थान सरकार ने 2 रुपया पहले और फिर बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 रुपए और 6 रुपए डीजल और पेट्रोल पर हमने कम किया है वैट। और इसके साथ साथ ये बात ओम जी ने बिल्कुल सही कही कि जो टंकी 400 में और उसके बाद 500 रुपए में मिलती थी वो आज कम से कम 1000 रुपए तक पहुंच गई है। ये महंगाई केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ी है, और केंद्र सरकार के कारण ही जीएसटी का पुनर्भरण समय पर नहीं होता है, स्टेट्स को कमजोर किया जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का स्वरूप केंद्र सरकार का नहीं होने के कारण आज राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने टीचर्स की कमी की बात की, हम टीचर्स की कमी को निश्चित रूप से पूरा कर रहे हैं, और समानीकरण के आधार पर जहां जहां अध्यापकों को लगाना हमने लगाया है। जी बिल्कुल, मैं चलिए माफी चाहूंगा। और बात यही है कि 3 साल जब गहलोत सरकार ऐसे वक्त पूरा कर रही है जब पूरे देश में ही बहस महंगाई को लेकर के छिड़ी हुई है, और भला राजस्थान कैसे बच सकता है? कानून व्यवस्था और महंगाई पहली बार ऐसे नहीं है। बेरोजगार महिलाएं, किसान, लेबर, कानून व्यवस्था, ये तमाम वो ऐसे फर्टाइल इश्यूज हैं, कभी भी आप उस पर हाथ डालेंगे तो उस पर कभी भी कोई बयान दे ही देगा। तो चलिए 3 साल सरकार को शुभकामनाएं, लेकिन बचा हुआ जो टाइम है उसे निश्चित रूप से अब एक जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ पूरा करना चाहिए। सरकार शायद बेहतर तरीके से समझती होगी। हमारे एडिटर इन चीफ एस.के. सुराना साहब का कहना था जब हमारी बात हो रही थी कि एक बड़ी बहस होनी चाहिए इस पे कि मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे राजनीतिक दल और सरकारें बाध्य हो, क्योंकि ये जनता के साथ बहुत बड़ी चीटिंग है। जो अनाउंस होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो चलिए, तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।